आज हम बात करने वाले एक लेजेंडरी मांगा के बारे में जिसका नाम है वेगाबॉन्ड। आप में से बहुत सारे लोग मांगा नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी वेगाबॉन्ड पढ़ने के बाद आप मांगा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और डेफिनेटली ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मांगा बन चुकी है। इट्स एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वेगाबॉन्ड एक मास्टरपीस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आपको वेगाबॉन्ड क्या है ये नहीं पता तो आपको बता दूं कि वेगाबॉन्ड एक मांगा सीरीज है और ये एक ट्रू स्टोरी है मियामोटो मुसाशी की, जो एक जापानीज समुराई था 1600 के दशक में। और वेगाबॉन्ड की स्टोरी देखी जाए तो मियामोटो मुसाशी पूरा जापान घूमता है और वो फाइट करता है अलग अलग स्वॉर्ड्समैन से, अलग अलग समुराई से। और ये पूरे मांगा का फोकस हमारे मेन कैरेक्टर पे ही होता है। और देखा जाए तो वेगाबॉन्ड एक फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है मियामोटो मुसाशी के लाइफ का। और सबसे खतरनाक चीज मुझे ये लगती है कि मांगा में बताए गए सब इंसिडेंट एक्चुअली हुए हैं। और जब हम मांगा पढ़ते पढ़ते सोचते हैं कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअली में हुआ है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस जर्नी के लिटरेचर के बारे में बात करें तो मियामोटो मुसाशी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फायर रिंग्स। और इस बुक में उन्होंने स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बताया है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होती है, स्वॉर्ड्समैनशिप के रूल क्या होते हैं और बाकी सब चीजें जो एक स्वॉर्ड्समैन को जानना जरूरी होता है। और दूसरी बात की जाए तो वो होगी ताकेहिको इनुए की, जिन्होंने वेगाबॉन्ड की मांगा बनाई है। और आपको पता होगा कि ताकेहिको इनुए कौन है। अगर आप स्पोर्ट्स एनिमे के फैन है तो आपने स्लैम डंक एनिमे तो देखी ही होगी। स्लैम डंक एनिमे की मांगा इन्होंने ही बनाई है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ताकेहिको इनुए को वो क्रेडिट नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं। और वेगाबॉन्ड पढ़ने के बाद मैं समझ पाया कि इनुए कितने ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड है और लोगों को ऐसे ग्रेट मांगा राइटर के बारे में पता ही नहीं है। वेगाबॉन्ड के बारे में बात करते हुए सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा वो है इसका आर्ट वर्क। वेगाबॉन्ड हैज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट वर्क आई हैव एवर केम अक्रॉस इन माय एंटायर लाइफ। और सिर्फ एक ही मांगा है जो वेगाबॉन्ड के आर्ट वर्क का लेवल मैच कर पाती है, वो है बिजर्क। और मेरे लिए बहुत बार वेगाबॉन्ड का आर्टवर्क बिजर्क के आर्टवर्क को भी सरपास कर जाता है। और वेगाबॉन्ड का आर्टवर्क देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस सोच पाता हूँ, और मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे आर्टवर्क को म्यूजियम में होना चाहिए, क्योंकि वही उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल सकती है जो ये पीस ऑफ आर्ट डिजर्व करता है। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ पैनल स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ जो जानने के बाद मैं लिटरली शॉक हो गया था वो चीज़ ये थी कि इनुए उसके सारे आर्ट वर्क एक पेंट ब्रश से ड्रॉ करता है। और ये चीज़ कि वो एक पेन का इस्तेमाल ना करते हुए ब्रश यूज करता है इज कम्प्लीटली इनसेन। और वेगाबॉन्ड और बिजर्क के आर्टवर्क में मुझे सिर्फ एक ही डिफरेंस महसूस होता है और वो ये है कि वेगाबॉन्ड का आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। और जब भी तुम वेगाबॉन्ड के आर्टवर्क के बारे में सोचोगे तो तुम्हें फाइट से पहले नेचर याद आएगा और चीज़ें जैसे माउंटेन्स, ट्रीज, ओशंस और बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो इनुए ड्रॉ करता है। और हम सब समझ पाते हैं कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होने की वजह से रियलिस्टिक एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनुए ना सिर्फ इस इंपॉर्टेंस को मैच करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम सरपास कर देता है। और जिस तरीके से इनुए मुसाशी के कैरेक्टर को ड्रॉ करता है, वो कैरेक्टर की डिटेलिंग, उसके बाकी कैरेक्टर्स के सामने की प्रेजेंस, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। और यही इनुए के आर्टवर्क की ब्यूटी है। और वेगाबॉन्ड पढ़ने के बाद मुझे ये भी लगा कि कोई भी एनिमे स्टूडियो ये मांगा को जस्टिस नहीं दे सकता। लिटरली बहुत सारे अच्छे स्टूडियोज है जैसे मैड हाउस, ऊफोटेबल, मापा एक्सेट्रा, लेकिन वेगाबॉन्ड को जस्टिस दे पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन होगा इस मांगा का रियलिस्टिक होना। और इसीलिए बैकग्राउंड्स और कैरेक्टर्स की डिटेलिंग को अचीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखा जाए तो एक ऐसा बार सेट करके रखा है इनुए ने। और एक बात जो बहुत सारे मांगा राइटर्स अचीव नहीं कर पाते लेकिन इनुए बहुत आसानी से कर लेता है, वो है मांगा रीडर्स की प्रेजेंस। वेगाबॉन्ड का आर्टवर्क आपको फील करा देगा कि आप वही हो। लिटरली आप वो सब सिचुएशंस को अपनी आंखों से देख रहे हो ऑन दैट एक्चुअल स्पॉट। और हमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह लगता है। और मांगा पढ़ते वक्त आपको लगता है कि आप लिटरली मियामोटो मुसाशी की लाइफ जी रहे हो। फाइट्स के दौरान आप स्टिक हो जाते हो मांगा के साथ एंड यू फील लाइक मियामोटो इज द वन हु इज फाइटिंग द एनिमीज बट यू आर द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन दैट एग्जैक्ट स्पेस। और ये बात अचीव कर पाना बहुत बड़ी चीज होती है एक मांगा राइटर के लिए। तो अभी मैं कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, स्पेशली मियामोटो मुसाशी के बारे में। मैंने अभी तक वीडियो में कई बार उसका नाम लिया है, लेकिन अगर आपने वेगाबॉन्ड नहीं पढ़ी है तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर गट्स को टक्कर देने का दम रखता है। जी हाँ, गट्स फ्रॉम बिजर्क। और मेरे हिसाब से दोनों कैरेक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट सीनियर प्रोटैगनिस्ट है इन पीरियड। और मुझे पता है कि आप सबके अलग अलग ओपिनियंस होने वाले हैं, बट अगर आपने वेगाबॉन्ड ध्यान से पढ़ी है और अगर आपने एक्सपीरियंस किया है मियामोटो मुसाशी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को, उसके चेंज इन नेचर को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को, तो 100% एक कैरेक्टर आपके फेवरेट्स की लिस्ट में आ चुका होगा। और एक चीज जो मुसाशी को सभी प्रोटैगनिस्ट से अलग बनाती है वो है मुसाशी की कैरेक्टर डेप्थ। कितने डीप तक ये कैरेक्टर आपको इस मांगा में समझाया जाता है एंड इट्स इनक्रेडिबल। और एज ए नर्ड एज मी आपको पता ही होगा कि मुझे कैरेक्टर एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैंने मुसाशी का कैरेक्टर देखा तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल कैरेक्टर है, लेकिन जब मैं मांगा पढ़ते गया तब मैं समझ पाया उसके अलग अलग इमोशंस को, वो कैसे सोचता है हर वक्त, और वो उसके खुद के थॉट्स को हर बार क्वेश्चन करता है
कि वो अलग अलग सिटीज में जाके लोगों से फाइट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो ये क्यों कर रहा है, क्या मीनिंग है इन सब चीज़ों का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। स्टोरी के शुरुआत से ही उसका गोल था इनविंसिबल बनना, इनविंसिबल अंडर द सन। और शुरुआत से ही उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी इविलिश है, यहाँ का एक विलन या एंटागनिस्ट टाइप की। वो बिना कुछ सोचे लोगों पे अटैक कर देता है और हम उसकी ब्लड थर्स्ट भी देख पाते हैं। और देखा जाए तो एक डीमन जैसे, और लोग भी उसे डीमन ही बुलाते हैं। और वो सब एनिमीज को मारते जाता है जब तक वो इनविंसिबल ना बन जाए, जो उसका एक अल्टीमेट गोल है। लेकिन जब पहली बार वो हारता है, उसे कैप्चर कर लिया जाता है, और ताकुआनी वो इंसान होता है जो उसे कैप्चर करता है। और मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, बट लिटिल बिट इज फाइन। और ताकुआन जब उसे टांग के रखता है, तब वो उसे कहता है कि मुसाशी पूरे विलेज में सबसे ज्यादा वीक है, बिकॉज ही हैज नो हार्ट। वो उसे बताता है कि स्ट्रॉन्ग पीपल एक्चुअली में बहुत ज्यादा काइंड होते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो के अगले सेगमेंट पे ले जाना चाहता हूँ, जो है लेसन्स। जब बात होती है फिलोसॉफीज और लेसन्स की, तो वेगाबॉन्ड एक किंग है। ये मांगा आपको एक्चुअली में बहुत कुछ सिखा देती है। और वेगाबॉन्ड का एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो ये है, preoccupied with a single leaf and you will not see the tree, preoccupied with a single tree and you will miss the entire forest. And this is just brilliant, क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस में मुसाशी का पूरा कैरेक्टर आपके सामने रख दिया जाता है, जहाँ पे मुसाशी प्रीऑक्यूपाइड है इस चीज से कि उसे इनविंसिबल बनना है, बट वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाता। ही मिसेस द इंटायर फॉरेस्ट। और एक कोट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो कुछ ऐसा है, When one stands in the middle of the ocean, he cannot see how truly vast it is. और ये कोड भी हमें मुसाशी के बारे में बहुत कुछ बता देता है, जहाँ पे मुसाशी ओशन के बीच में, और वो सिर्फ एक ही पार्ट को देख पा रहा है, जो है इनविंसिबल बनना। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि इनविंसिबल ये सिर्फ एक वर्ड है। और मुसाशी के कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहाँ पे हम उसे ग्रो होते हुए देख पाते हैं, और तब उसे समझ आ चुका होता है कि उसने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हुए। और ये हम हमारे रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम भी सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वो अचीव करने के वक्त हम हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट को तो भूल ही जाते हैं, हम हमारे करीबी लोगों को भूल ही जाते हैं। और इसका एक परफेक्ट डायलॉग आपने एक यूट्यूब वेब सीरीज में देखा ही होगा, जो कुछ ऐसा था, आपको पता है, माँ बाप प्यार दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। और ऐसे बहुत सारे फिलोसॉफीज को वेगाबॉन्ड में कवर किया गया है। और इसीलिए मुसाशी का कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट प्रोटैगनिस्ट बन चुका है मेरे लिए, एंड ही इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैरेक्टर। और मुसाशी और इंशुन की वो फाइट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट्स होगी पूरे मांगा इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ हाउ फोकस दैट फाइट वॉज। एक स्विंग तक नहीं हुआ पूरे फाइट में, और दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा फाइट्स आई हैव एवर केम अक्रॉस। और अभी थोड़े सैड थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो है मुसाशी का रिलेशनशिप ओत्सु के साथ, जो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया गया है थ्रू आउट द स्टोरी। और जहाँ पे मुसाशी हमेशा खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या वो ओत्सु के पास वापस चला जाए, या फिर वो उसकी इनविंसिबल बनने की जर्नी कंटिन्यू करते रहे। एंड दैट स्ट्रगल इन हिज माइंड इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ससाकी कोजिरो और माताहाची होनिदेन दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे पैरेलल्स है मुसाशी के लिए, और दोनों ही डिफरेंट वेज में। कोजिरो एक रैबल की तौर पे, और उसे इस मांगा का फाइनल एंटागनिस्ट बनने के लिए सेटअप किया गया है, और वो उसका काम बखूबी निभाता है। और कोजिरो एक प्रॉपर एंटागनिस्ट है मांगा के लिए, एज मुसाशी और कोजिरो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम बात करें माताहाची की, तो ये शो का वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर माताहाची है। मांगा के शुरुआत में आप उसे हेट करेंगे, और बहुत लोग मांगा के एंड तक उसे हेट करने ही वाले हैं, बट अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली लिखा गया है। एज माताहाची वन ऑफ द बेस्ट साइड कैरेक्टर्स है वेगाबॉन्ड में। वी ऑल वांट टू बी लाइक मुसाशी, बट इन द रियल लाइफ वी ऑल आर माताहाची। जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, लेकिन हम सब बहुत ज्यादा लेजी और स्टूपिड है वो अचीव करने के लिए। जहाँ पे शुरुआत में आप उसके कैरेक्टर को देखोगे, जो यहाँ वहाँ पे जाके ड्रिंक कर रहा है, और देखा जाए तो एक स्टूपिड कैरेक्टर है, लेकिन जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, माताहाची के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है, और वो इस लेवल तक चला जाता है जहाँ पे वो आपका वन ऑफ द फेवरेट साइड कैरेक्टर बन सकता है। और अगर वेगाबॉन्ड को समराइज करना चाहूंगा तो सिर्फ एक ही वर्ड होगा, मास्टरपीस। वेगाबॉन्ड बहुत ही ज्यादा अंडर रिकॉग्नाइज मांगा है। ये बात आप इस चीज से समझ सकते हैं कि इंडिया में आज तक किसी ने भी वेगाबॉन्ड का रिव्यू नहीं बनाया है। लाइक लिटरली मैंने पूरा यूट्यूब छान मार लिया, लेकिन मुझे एक भी इंडियन वीडियो नहीं मिली। और अगर आप एक मांगा रीडर हो तो वेगाबॉन्ड को अब भी के अब अपने लिस्ट में ऐड कर लो। और अगर आपने वीडियो देखने के बाद वेगाबॉन्ड पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसे ही मांगा रिव्यूज आगे भी आने वाले हैं। और अगली मांगा रिव्यू वीडियो होने वाली है एक ऐसे मांगा पे जो मेरी टॉप 10 मांगा लिस्ट ऑफ ऑल टाइम में नंबर 1 पे रैंक करती है। क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन सी मांगा होगी? सो वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन लोगों ने भी ये मास्टरपीस अभी तक नहीं पढ़ी है। सो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपका अगली वीडियो में।